सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने दो प्रमुख ट्रिब्यूनल्स न्यायाधिकरण में 31 नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। स्टॉप। शीर्ष अदालत की ओर से बार बार ट्रिब्यूनल्स के खाली पदों की तरफ ध्यान दिलाने की नौबत पैदा होना वाकई चिंताजनक है। स्टॉप। कार्यपालिका के कामकाज को लेकर न्यायपालिका की तीखी टिप्पणियां पहले भी कई बार सुनाई दी हैं। स्टॉप। इस बार मामला सीधे तौर पर अदालतों से जुड़ा था। स्टॉप। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कड़े शब्दों में कहना पड़ा, लगता है कि इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है। स्टॉप। आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। स्टॉप। आप नियुक्तियां नहीं कर न्यायाधिकरणों को कमज़ोर कर रहे हैं। स्टॉप। न्यायाधिकरणों के कामकाज से जुड़े कानून ट्रिब्यूनल लॉ को संसद में सार्थक बहस के बगैर पारित किए जाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई थी। स्टॉप। कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि महत्वपूर्ण काम काज को वह प्राथमिकता के आधार पर निपटाए। स्टॉप। विडंबना है कि ऐसा नहीं होता। स्टॉप। पानी जब सिर के ऊपर से गुजरने लगता है, तभी वह सक्रिय होती है। स्टॉप। अदालतों में बढ़ते मामलों के बोझ को कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई थी। स्टॉप। इनमें नियुक्तियों में विलंब के कारण कंपनी कानूनों और आयकर से जुड़े मामले भी अदालत पहुंच रहे थे। स्टॉप। कानूनों के तमाम प्रावधानों का पालन करते हुए नाम भेजे जाने के बावजूद नियुक्तियां न करने का कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण भी पेश नहीं किया जा रहा था। स्टॉप। अर्ध न्यायिक संस्था के तौर पर काम करने वाले सभी ट्रिब्यूनल पीठासीन अधिकारियों व स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। स्टॉप। फिलहाल राष्ट्रीय कंपनी लॉ न्यायाधिकरण NCLT व आयकर अपीलेट न्यायाधिकरण ITAT में ही नियुक्तियां मंजूर की गई हैं। स्टॉप। ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दूर संचार विवाद समाधान एवं अपील न्यायाधिकरण समेत बाकी न्यायाधिकरणों के खाली पद भरने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने की उम्मीद की जानी चाहिए। स्टॉप। न्यायाधिकरणों की नियुक्तियों में विलंब का एक कारण कार्यपालिका पर कामकाज का बोझ भी हो सकता है। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग NTC का विचार दिया था। स्टॉप। न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता से समझौता किए बगैर उनके मामलों की देखरेख के लिए यह बेहतर विकल्प हो सकता है। स्टॉप। न्यायाधिकरण में नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया के संचालन और विकास की जिम्मेदारी इसे सौंपी जा सकती है। स्टॉप। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। स्टॉप। न्याय में देरी और बैकलॉग जैसी समस्याएं न्यायिक प्रणाली को पंगु बना देती हैं। स्टॉप। विघटन के इस वर्तमान युग में प्रभावी नेतृत्व मात्र पर्यवेक्षण, विकासशील रणनीतियों और नीति निर्माण के पहलुओं तक ही सीमित नहीं है। स्टॉप। प्रतिस्पर्धी संघर्षों का सामना करते हुए प्रासंगिक बने रहने और संगठन को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए, एक लीडर के पास सकारात्मक परिवर्तन के प्रवर्तक बनने की क्षमता होना परम आवश्यक है। स्टॉप। अनुकूलन क्षमता और गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है कि एक लीडर निरंतर परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे। स्टॉप। संगठनात्मक विकास और नेतृत्व के
विद्वानों और विशेषज्ञों ने व्यावहारिक हस्तक्षेपों के महत्व पर बल दिया है, क्योंकि सबसे जटिल चुनौतियों और परिवर्तन की बाधाओं को मानवीय कारकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिनमें परिवर्तन का प्रतिरोध, भय और अटकलों का प्रभुत्व शामिल है। इस प्रकार, एक लीडर को परिवर्तन के व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की बारीकियों को समझने की जरूरत है। उन्हें अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। लीडर सुनिश्चित करे कि वे अपने अधीनस्थों और साथियों के बारे में पूर्वानुमान न करें, आकलन न करें, भले ही वे परिवर्तन के लिए प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हों। सहानुभूति के भाव से एक लीडर को दूसरों के विचारों को समझने और वास्तविक मुद्दों को उजागर करने की आवश्यकता होती है। इसे संगठनात्मक विकास के लिए एक भारतीय दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है और कर्ट लेविन के 3 स्टेप मॉडल या जॉन कोटर के 8 स्टेप मॉडल जैसे पश्चिमी शास्त्रीय दृष्टिकोण के संयोजन के साथ सफलतापूर्वक नियोजित किया जा सकता है। पहला यथास्थिति को स्थिर करने पर जोर देता है, जबकि दूसरा परिवर्तन के लिए एक नवीन और सामान्य दृष्टिकोण बनाने और इसे एक प्रमुख कदम के रूप में संप्रेषित करने पर जोर देता है। यह पुरस्कार वह मान्यता के माध्यम से जोखिम लेने वाले और रचनात्मक कर्मचारियों के प्रोत्साहन को भी महत्व देता है। पिछले सप्ताह वर्णित सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान की लीला की अवधारणा का विचार हस्तक्षेपों के माध्यम से मनुष्यों को रोमांचित करके परोपकार को प्रदर्शित करता है। इस प्रक्रिया में मनुष्य एक दार्शनिक बनता है, अपने दिमाग और परिप्रेक्ष्य का विचार कर सकता है। भारतीय दृष्टिकोण सिर्फ पश्चिमी मॉडलों के उपयोग की तुलना में अधिक प्रासंगिक लाभ प्रदान कर सकता है। इसका दर्शन न केवल एक लीडर के लिए परिवर्तन प्रबंधन के आभास को मजबूत और सुगम बना सकता है, बल्कि विरोधियों को बड़ी योजना में अपनी आवश्यक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह, अन्य लोग अपनापन और परवाह महसूस करते हैं और अंततः पूरी तरह कार्य में शामिल भी होते हैं। इससे प्रक्रिया अराजक और परस्पर विरोधी होने के बजाय सरल, सुदृढ़ और सुमधुर हो जाती है। कार्यस्थल रणभूमि से रंगभूमि में बदल जाती है, जो सिद्ध करता है कि परिवर्तनों को लागू करना लाभकारी और सकारात्मक कदम है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच स्थित गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। सत्ताधारी भाजपा के साथ विपक्षी दल चुनावी गोटियां फिट करने में जुटे हैं। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना क्षेत्रीय दलों को साधने की कोशिश में हैं। कोरोना संकट के बीच महंगाई और बेरोजगारी अहम मुद्दा है। चुनावी बुखार चढ़ने में अभी वक्त है। विकास के दावों और वादों के बीच स्थानीय लोगों को गोवा की पहचान गुम होने की चिंता सता रही है। अरब सागर किनारे बसे गोवा को भरपूर नैसर्गिक खूबसूरती मिली है। दूर तक फैला समंदर, ऊंचे पहाड़, नदियाँ, जंगल के साथ ऐतिहासिक धरोहरें दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करती हैं। पर्यटकों की आवभगत के लिए सैकड़ों होटल खुले हैं। उद्योग धंधे लगाए गए हैं। बहुमंजिली इमारतें, शॉपिंग मॉल खुल गए हैं। कोई इनके
खिलाफ नहीं है, स्टॉप। हर कोई विकास चाहता है, स्टॉप। आगे बढ़ना चाहता है, स्टॉप। लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना, स्टॉप। गोवा 451 साल तक पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा, स्टॉप।